पिछले हफ्ते भर से आप एक चीज लगातार सुन रहे होंगे कि जी शिखर जो सम्मेलन कनाडा में इस बार होने वाला है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया। इस बात को कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मोदी के विरोधियों के द्वारा इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा था मानो कोई तूफान आ गया हो, सुनामी आ गई हो, लेकिन ऐसा था नहीं। असल में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुद फोन किया और इसका न्योता दिया। इससे पहले यह न्योता दिया ही नहीं गया था, मतलब इस तरीके से लगा लीजिए कि एक एक कर जिस तरीके से सबको न्योता दिया जाता है वैसे ही ये दिया जा रहा था। और कल भारत को भी ये न्योता दिया गया। 6 बार भारत इसमें पहले जा चुका है और 7वीं बार इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा जाएंगे, जी शिखर सम्मेलन में, G7 में भाग लेंगे। लेकिन ये जो एजेंडा चलाया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया, किसका ये प्रोपेगेंडा था, किसके प्रोपेगेंडे को बिल्डअप किया गया, आज उसी चीज को डिकोड करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, एक बात कही जाती है बहुत कि जो पुलवामा हुआ था उसके डोजियर में पाकिस्तान ने राहुल गांधी के बयान को शामिल किया था। ठीक वैसे ही अब जो राहुल गांधी ने नारा दिया नरेंद्र सरेंडर, इसे भी पाकिस्तान ने खूब प्रचारित किया गया और यह प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया कि G7 में भारत को नहीं बुलाया जा रहा है। तो असल हकीकत, पर्दे के पीछे की जो कहानी है, ऊपर की जो कहानी है वो तो सब जानते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पर्दे के पीछे की कहानी आखिर क्या है। देखिए कार्तिक, 15 से 17 जून 2025 को कनाडा में G7 की बैठक होनी है। ठीक है। और आपने ये देखा होगा कि जब हम ये चर्चा कर रहे हैं इससे 24 घंटे पहले कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें मोदी पर हजारों सवाल खड़े किए जाते हैं। और उन सवालों के भीतर ये कहा जाता है, मतलब एक कमजोर नेतृत्वकर्ता दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी को की जाती है। कहा जाता है कि देखो देखो कनाडा ने बुलाया ही नहीं G7 में। और जिस हिसाब से, जिस लहजे का इस्तेमाल कांग्रेसी प्रवक्ता, वहाँ पर पवन खेड़ा साहब मौजूद थे, उनकी तरफ से की जाती है, वो साफ तौर पर बताता है कि मतलब सत्ता कांग्रेस से दूर हो गई तो कांग्रेस सत्ता हथियाने के लिए इतनी बेचैन हो गई है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो कुछ भी कह सकती है और यहां तक कि उसे इस बात में भी कोई परेशानी नहीं है कि उसके किसी भी बाइट को, किसी भी बयान को पाकिस्तान अपना एजेंडा बना ले। आपको पता है कि सुबह में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाम होते होते या उससे पहले ही कनाडा की तरफ से न्योता आ गया। और चूंकि ये आपको अच्छी तरह पता है कि एक डिप्लोमेटिक इनविटेशन जब जाता है तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ये कोई ऐसा नहीं कि तुरंत फोन उठाओ और बुला दिया, ऐसा नहीं होता है। कनाडा में ठीक यही चीज़ फॉलो की गई। कनाडा, और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, भारत का इस G7 में शामिल होना जरूरी भी था और नहीं भी जरूरी था। अब जरूरी नहीं था, पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। क्यों जरूरी नहीं था? क्या भारत G7 का मेंबर है? नहीं। इसका जवाब है नहीं। तो अगर कनाडा ने मान लीजिए कि G7 में नहीं बुलाया तो क्या हमारे देश को यह सवाल खड़ा करने का, या हमारे देश की किसी भी पार्टी को यह सवाल खड़ा करने का अधिकार बनता था? अगर सीधे तौर पर देखें तो नहीं। इसको कई लोगों ने भारत के मतलब सम्मान से जोड़ लिया। भारत का अपमान हो गया। हाँ, कि भारत का अपमान हो गया। लेकिन शाम होते होते दुनिया को यह भी पता चल गया कि कनाडा भी बुला रहा है। अब आते हैं कि बुलाना क्यों जरूरी था भारत को। साल 2019 में जब पहली बार बुलाया गया, मेरे पास वो पूरी लिस्ट है, जब फ्रांस में G7 समिट हो रहा था, तब फ्रांस ने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे। और आपको जानकर अच्छा लगेगा और भारत के लोगों को भी अच्छा लगेगा कि 2019 में G7 में शामिल सारे देशों ने यह तय किया था कि G7 को जल्द ही G8 कर देना चाहिए। अब G8 क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनका मानना था कि इसमें भारत को भी आना चाहिए। आपने देखा था, अगर नहीं देखा है तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि G7 जो 2019 में हुआ था, उस G7 के तमाम वीडियोस आप जाकर देखिए। क्या ग्रैंड वेलकम हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इतना भव्य वेलकम हुआ था कि दुनिया हैरान थी। जो ग्रोइंग नेशंस हैं उन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी को उस समय एक तरीके से ये ऑफर किया था कि G7 को जरूरत पड़ी तो हम G8 कर देंगे।
भारत का इसमें शामिल होना जरूरी है, क्योंकि भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को देखते हुए, भारत के मार्केट को देखते हुए पूरी दुनिया भारत को अपने साथ रखना चाहती है और G7 भी अपने साथ रखना चाहता है। तो उसी समय यह तय हुआ था। उसके बाद 2020 में अमेरिका में हुआ G7। मैं कहता हूं सबसे कि 2020 के उस वीडियो को भी आप जाकर देखिए और ये तय करिए कि भारत का उसमें शामिल होना क्यों जरूरी है। क्या ग्रैंड वेलकम हुआ था 2020 में अमेरिका में, 2021 में ब्रिटेन में, 2023 में जापान में, 2024 में इटली में। और आपने ये चीज एक और महसूस की होगी कि भारत ने भी दिखाया था कि उसे G7 में शामिल क्यों होना चाहिए 2023 में जब G20 समिट हुआ था यहाँ भारत में, तो भारत ने भी ये दिखाया था। अब कनाडा को लेकर लोग इसलिए बहुत माहौल बना रहे थे कि भारत और कनाडा के रिश्ते 2022 से बहुत खराब हुए हैं और इसके पीछे सिर्फ एक आदमी वजह था, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसी, क्योंकि वो फुल मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी, वो एक बैसाखी की सरकार थी और जगमीत सिंह नाम का एक खालिस्तानी सपोर्टर एक सांसद था वहां, उसकी पार्टी ट्रूडो की सरकार को बचाती थी। हाँ, 14 सांसद उसके साथ समर्थन में थे। और आपको पता है कि उसी ने भारत कनाडा के संबंध को खराब किया। जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई तो उसने, जो कनाडा की जो माउंटेड पुलिस है, उसने भारत के खिलाफ क्या अनाप शनाप बयान दिया, लेकिन कनाडा की पुलिस को अपने उसी बयान देने के 4 महीने के भीतर पलटना पड़ा। कनाडा की ट्रूडो सरकार को कहना पड़ा कि जी कोई सबूत नहीं है, माफ करिएगा, गलती हो गई। ये कहा गया था। एनडीपी का ये जो नेता था जगमीत सिंह, ये उसके इशारे पर ही ये कनाडा की माउंटेड पुलिस, कनाडा की सरकार, ट्रूडो, ये सब बहक गए थे। और ट्रूडो के जो पिता थे, जब पिता वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त भी यही सीन था, भारत से कोई अच्छे रिश्ते नहीं थे। ट्रूडो की फैमिली का पूरा इतिहास रहा है कि वो भारत के खिलाफ ही काम करते हैं, हमेशा भारत के खिलाफ काम करते हैं। और खालिस्तानियों को, देखिए, ट्रूडो के पिता ने खालिस्तानियों को कनाडा में बसाया, उन्हें शरण दी और अपने वीजा रूल्स में इतना आसान बना दिया, छूट दी कि ये जो सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स थे उनको शरण वहां मिल गया। और वो शरण लेने के साथ साथ कनाडा को मजदूर मिलता रहा। शरण लेने के साथ साथ आप देखिए कनाडा को ऐसे लोग मिलते रहे जो उनके देश में आकर काम कर सके छोटी छोटी चीजों पर और वोटर बन सके। कनाडा के ट्रूडो के पिता ने ये पॉलिसी अपनाई और इस पॉलिसी को उसने आगे बढ़ाते हुए उसके बेटे ने भी इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया। वो भी खालिस्तानी सपोर्टर रहा 8 साल। ये जो जगमीत सिंह है जिसकी पार्टी एनडीपी थी, 8 साल ये सत्ता में रहा है और 8 सालों में इसने भारत के खिलाफ कनाडा की अलग अलग सरकारों और प्राइम मिनिस्टर्स के कान भरे हैं। और इसी वजह से आज कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हो गए थे। लेकिन जब मार्क कार्नी की सरकार आई तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात यह थी कि चुनाव में भी, आप जब ये कार्नी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव में भी इन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया था। इन्होंने कहा था कि हम भारत से संबंध अच्छे बनाएंगे। और जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस एनडीपी का लीडर जगमीत सिंह पंजाबियों, खालिस्तानियों, मैं दोनों को एक नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग है, पंजाब के जो लोग वहां काम करने गए हैं उनको भी बहकाता था ये जो जगमीत सिंह था एनडीपी का। और जो खालिस्तानी, जो प्रॉपर खालिस्तानी खुद को मानते हैं, उनको भी ये बहकाता था भारत के खिलाफ। ना तो जो पिछला चुनाव हुआ, ना तो वो खालिस्तानियों ने वोट किया जगमीत को और ना ही जो पंजाब के लोग थे, भारत से गए अलग अलग स्टेट के लोग थे, उन्होंने वोट किया। आपको ये भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहां से भी बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं जी। और तो छोड़े नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी बहुत सारे लोग कनाडा गए हैं। तो इन लोगों ने भी वहां गए, जो वहां के वोटर्स बन चुके हैं, उन्होंने भी वोट नहीं किया। अपनी जिंदगी का सबसे बुरा चुनाव हारा है जगमीत सिंह। उसकी पार्टी जमानत नहीं बचा पाई वहां पर। और इसी वजह से जब कार्नी ने अपने चुनाव में कहा भी कि देखिए, हमें अगर वोट करते हैं तो हम भारत से संबंध अच्छे करेंगे, जो भारत कनाडा का संबंध इतिहास का सबसे अच्छा संबंध माना जाता था, हम उस लेवल पर ले जाएंगे। और कार्नी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल इसलिए उठाया गया कि देखो देखो, कनाडा ने कहा था, कार्नी ने कहा था, कार्नी ने भी मोदी को किनारे कर दिया। और सिर्फ कार्नी के कहने से ये नहीं हो सकता है।
आप अगर देखेंगे तो कार्नी भारत आएगा या नहीं आएगा, कार्नी चूंकि वहां पर मेजबान है तो वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो देश हैं G7 में, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, फ्रांस से भारत के अच्छे संबंध हैं, बिल्कुल। इटली से भारत के अच्छे संबंध हैं, आपने देखा होगा। जापान से अच्छे संबंध, जापान से अच्छे संबंध है, जापान तो 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की बात करता है। अब देखिए इसमें जो 7 ये कंट्रीज हैं उसमें सिर्फ 2 ऐसे देश आपको दिखेंगे जो इस वक्त जिनकी पॉलिसी भारत के थोड़ा खिलाफ चलती है, और 2 क्या, मैं तो मानता हूं कि सिर्फ एक बच गया, सिर्फ अमेरिका। अमेरिका बच गया। जो 7 देश हैं जिसमें अमेरिका है, जिसमें जापान है, जिसमें कनाडा है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें इटली है, जिसमें फ्रांस है, सिर्फ अमेरिका की पॉलिसी ही ऐसी है जो ये कहता है कि भारत के खिलाफ रहो। वो भी ट्रंप के आने के बाद, और वो भी ट्रंप के आने के बाद नहीं, बाइडेन के टाइम में भी थी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद हम ये बाइडेन को अच्छा क्या लगा दिया ट्रंप ने, बाइडेन से 2 गुना ज्यादा ट्रंप ने कर दिया। हाँ, खराब तो, और पाकिस्तान को प्रमोट करने लगे ये लोग। तो अब इस हिसाब से देखें तो जाहिर सी बात है कनाडा के ऊपर इन जो बाकी देशों की भी राय होगी कि भारत को बुलाना चाहिए। और ये तो फ्रांस की राय थी, और ये तो यूएस में, जब फ्रांस के बाद यूएस में हुआ था G7, तो वहां यूएस की राय थी कि भारत को शामिल करके G8 कर दो इसका नाम। इटली में हुआ तो इटली ने कहा कि हाँ हम भी तैयार हैं, G8 कर दो। जापान में हुआ, जापान ने कहा कि G8 कर दो इसको। ये तो तमाम देशों की राय थी, तो इसलिए भारत को बुलाया जाना था। G8 तो पहले भी हुआ ही करता था ना सर, ये शायद। हाँ, बाद में इसे हटाया गया था, लेकिन एक चीज उसमें तब भारत की कोई भूमिका बड़ी नहीं थी। हाँ, तो अब भारत को शामिल करके G8 करने की बात चल रही थी। तो अब इसे तो लोग कह रहे थे कि G8 कर दो, लेकिन अब इसमें आप देखेंगे तो कहीं से भी भारत के लिए कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। भारत के लिए एक बड़ी जीत है, एक डिप्लोमेटिक जीत है, और G7 में जाना, अब देखिएगा, मैं भी कह रहा हूं आपको, आप देखिएगा बहुत बड़ा वेलकम होने जा रहा है कनाडा में। प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो नहीं जाएंगे, उन्होंने स्वीकार कर लिया है न्योता और वो जाएंगे। अच्छा सर, मैं आना चाह रहा था वहां, ये जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के विरोधियों के जो बयान है वो पाकिस्तान में मतलब एक सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं, अपनी जनता के सामने दिखाए जाते हैं, ये एजेंडा वहां से आता है भाई इस तरीके से बोलना है, या बोलने के बाद फिर वहां जाकर प्रचारित किया जाता है? देखिए, हम ये तो कह नहीं सकते, और कहना भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश की पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस को आज जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, शायद वो जिम्मेदारी से भटक गई है। उसे शोभा नहीं देता ना अपने प्रधानमंत्री को नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्दों से नवाजे। अच्छा, एक देखिए, आपने देखा होगा, आपने संसदीय भाषाओं की मर्यादा को देखा होगा। संसद में जब एक सांसद खड़ा होता है तो हमेशा अपने विपक्षी सांसदों को भी श्रीमान या महोदय कहता है जी। आपने देखा होगा, इंग्लिश में अगर बोलता है तो वो मिस्टर बोलता है। ठीक इसी तरह माननीय सांसद बोला जाता है जी। आप एक सांसद जब बोलता है, दूसरे सांसद को संबोधित करता है, तो माननीय सांसद, माननीय नेता विरोधी दल, इस तरह की भाषा बोली जाती है। और सीधा आप नरेंद्र सरेंडर इस तरह से आप कह रहे हैं, और कह कौन रहा है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि शायद, मतलब इससे ज़्यादा इमैच्योर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत को मिल नहीं सकता है। ये इस वक्त जो भाषा है, कम से कम उससे यही प्रतीत होता है। तो इस हिसाब से कांग्रेस को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग जब ये कहते हैं कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, तो कई लोग ये कहने लगते हैं कि देखो देखो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी राहुल गांधी का ये बयान अच्छा नहीं लगा, कांग्रेस के नेताओं को अच्छा नहीं लगा। शशि थरूर बीजेपी में थोड़ी ना है, वो तो कांग्रेस में है, लेकिन वो भारत का स्टैंड रख रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब आपने सुना क्या था? शशि थरूर को ये बात अच्छी नहीं लगी। अब जब कांग्रेस लीडर कह रहे हैं, गुलाम नबी आजाद कौन थे? वो तो पुराने कांग्रेस लीडर थे, 5 दशक कांग्रेस में रहे हैं। अब सोचिए, उनको जब ये पसंद नहीं आया, तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस को अपनी पॉलिसी में, अपने बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें सुधार करने की जरूरत है। और उसमें एक भाषा भी एक है। जैसे कि आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के, खासतौर पर गांधी परिवार की तरफ से नरेंद्र मोदी पर 141-42 ऐसे शब्द बोले गए थे, जिसकी पूरी लिस्ट आ जाती है। 141-42 ऐसे शब्द बोले गए जो अमर्यादित थे। बिल्कुल।
अमर्यादित थे। आप सोचिए, और हर बार कांग्रेस इसी तरह के बयान देकर अपने लिए बैकफायर कर जाती है। और अब तो मीम्स बनने लगे हैं। बिल्कुल, अब तो मीम्स राहुल गांधी पर यह बनने लगा है कि यही वो असली आदमी है जो बीजेपी की जीत का नायक है। सोचिए, तो इस तरह से कांग्रेस को मेरे ख्याल में विचार करने की जरूरत है, और ठीक है उसके सर। पार्टी के लोग भी सलाह जरूर देते होंगे। ठीक है सर, ये एजेंडा प्रचारित करने वाली बात मैंने इसलिए कही, उसके पीछे का तर्क भी मैं आपको बता दूं कि जब देश ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हमने पाकिस्तान को कितनी छूट दी, उस वक्त राहुल गांधी ये पूछ रहे थे सरकार से सवाल कि हमारे कितने राफेल गिरे हैं। मतलब जिस देश में चाणक्य जैसे लोग हुए जिन्होंने ये बताया कि आपकी कोई भी ऐसी बात जो दुश्मन को फायदा दे सकती है वो आपको नहीं बतानी है, वही भारत की सेना ने किया, वही भारत की सरकार ने किया। हमारा क्या नुकसान है, ठीक है, बताएंगे हम, लेकिन अभी वक्त में नहीं है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस तरीके से पाकिस्तान कह रहा था कि हमने भारत के राफेल मार गिराए, राफेल मार गिराए, राहुल गांधी भी उसी चीज को लगातार सरकार से पूछ रहे थे कि हमारे कितने राफेल गिरे हैं। तो सवाल बनता है, लोग इस सवाल को पूछते हैं कि राहुल गांधी आखिर हर बार, मतलब वो होता है ना कि हर बार मैं ही आगे क्यों आ जाता हूं, तो राहुल गांधी हर बार आगे क्यों आ जाते हैं। तो आत्ममंथन करने की जरूरत है, सर ने बताया जिस तरीके से। बाकी आपको भी सोचने की जरूरत है कि कौन किस तरीके से देश के साथ सोचता है और कौन देश की सोच के विपरीत सोचता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में विस्तार देने के लिए। बाकी दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।